गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज। द चैप्टर नेम इज लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो किडनी किसके लिए काम करती हैं, किस सिस्टम का पार्ट है? तो यहाँ एक्सक्रीशन हो जाएगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। नेक्स्ट, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं फूड को, तो क्या क्या चाहिए उनको? CO2 एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो ये क्रेब्स साइकिल है। ग्लूकोज पायरुवेट में जब ब्रेक होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू पायरुवेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस एंड टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। लेकिन ये पायरुवेट के आगे की कहानी पूछ रहा है, तो पायरुवेट आगे जो ब्रेक होगा, दिस इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल एंड इट टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। How are fat digested in our body? Where does this process takes place? तो फैट डाइजेशन कैसे होता है? तो आप जानते हैं बाइल की मदद से। बाइल बनाएगा कौन? लीवर। स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लेडर में। तो गाल ब्लेडर से बाइल निकल करके आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ तक अभी फैट का डाइजेशन नहीं हुआ। फैट स्टमक में आप देखेंगे तो केवल प्रोटीन का डाइजेशन मेनली होता है। तो फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होगा, और यहाँ पर बाइल आएगा गाल ब्लेडर से, और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा। तो बाइल जब उसको इमल्सिफाई करेगा, मीन्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करेगा, उसके बाद फिर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर वर्क कर पाएगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज उसको ब्रेक करेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? सलाइवा का मैंने आपको बताया है लेक्चर में भी। सलाइवा कंटेन्स two enzyme, salivary amylase, which is also known as ptyalin, and the second is lysozyme. So salivary amylase breaks starch into sugar, and lysozyme have the antibacterial property which kills the bacteria. What are the necessary condition for autotrophic nutrition and what are its byproduct? तो सिंपल आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद होनी चाहिए, और वहाँ पर आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कंडीशन जरूरी है। CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये यहाँ पर 4 चीज़ें जरूरी हैं इसके लिए होना। और इसका बाई प्रोडक्ट की बात करें तो बाई प्रोडक्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन, मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन हो जाएगा। What are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use the anaerobic mode of respiration. तो यहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक ये डिफरेंस लेक्चर में भी बात हो चुकी है। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक एब्सेंस में, या इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑक्सीजन की, डू नॉट रिक्वायर O2। एरोबिक में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इंक्लूड होंगे, मीन्स दोनों की जरूरत होगी, जबकि एनारोबिक केवल साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। और एरोबिक रिस्पायरेशन में रिलीज होगा CO2 और H2O, जबकि एनारोबिक में अल्कोहल और CO2 रिलीज होगा। इट yields लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, नियर अबाउट 36 to 38 ATP, जबकि एनारोबिक में आप देखेंगे 2 to 4 ATP, वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द रूट ऑफ सम वाटर लॉस्ट प्लांट। जहाँ बहुत ज़्यादा पानी आप भर दोगे तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्लांट्स की रूट्स ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी, तो वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। सम पैरासिटिक वॉर्म्स, एनिमल जो भी हमारे अंदर रह रहे हैं, मसल्स के अंदर, बॉडी के अंदर चले जा रहे हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं। एनिमल मसल्स ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट। तो ईस्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो एल्वियोलाई किस तरह से, वहाँ आप डिफिनीशन सिंपल देंगे, बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स, और ईच लंग्स कंटेन 300 to 350 मिलियन एल्वियोलाई। तो टोटल मिलाकर अगर दोनों लंग्स का देखें तो 700 मिलियन एल्वियोलाई हो जाते हैं, और ये लगभग
80 मीटर स्क्वायर एरिया स्प्रेड करते हैं, बनाते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा एरिया बना रहे हैं एक्सचेंज के, गैसेस के एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और बॉडी। तो हीमोग्लोबिन आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन इससे बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। और अगर हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हुई तो यहाँ पर एनीमिया का केस होगा, इसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन को सभी सेल्स को नहीं पहुंचा पाएगा। हीमोग्लोबिन का एक निश्चित अमाउंट होता है, आप जानते हो 12 to 14 ग्राम, मैंने बताया है आपको कि फीमेल्स में और 14 to 16 मेल में। तो ये आप लेक्चर में मेरे देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन से किस तरह से ऑक्सीजन बाइंड करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगी। तो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना, और ऑक्सीजन की जब डिफिशियंसी होगी तो यहाँ पर सफोकेशन और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, वाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन को यहाँ डिस्क्राइब करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 बार, डबल मीन्स 2 बार, तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट में। हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन मैंने लेक्चर में डिस्क्राइब किया है आपको, फिर से यहाँ एक बार देख लेते हैं। हार्ट में देखेंगे 2 ऊपर की तरफ, मीन्स हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है और ये क्लोज फिस्ट के साइज का होगा, शेप का होगा। और यहाँ पर ऊपर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो ट्राइकस्पिड वाल्व है, और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ऊपर से जो आ रही है सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे से लेकर आ रही है इंफीरियर वेना केवा, ये इम्प्योर ब्लड को लेकर आएंगी। यहाँ से ब्लड जैसे ये कांटेक्ट होगा एट्रियम, ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, और इधर वाला एट्रियम कांटेक्ट होगा तो ब्लड इधर आएगा, मीन्स राइट साइड में इम्प्योर ब्लड और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में, और लंग्स में प्योर होने के बाद फिर ये पल्मोनरी वेन्स उसको ले आएंगी प्योर ब्लड को, फिर से एंट्री हो रही है लेफ्ट एट्रियम में दोबारा। तो इस तरह से 2 बार एंट्री हो रही है, 2 बार एग्जिट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो दोबारा यहाँ पर एंट्री होगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से 2 बार यहाँ पर एंट्री और एग्जिट हो रही है, 2 सर्किल चल रही हैं। एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है, और दूसरा सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन जो हार्ट और बॉडी के बीच में हो रहा है। तो 2 सर्कुलेशन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पर आप इतना इसको तैयार करेंगे विद स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक इसमें और लगा हुआ है, डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, नेसेसरी क्यों है, तो ये भी लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। तो नेसेसरी इसलिए है कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अलग रहें, सेपरेट रहें। और सेपरेट क्यों रहें, क्योंकि इफिशियंसी जिससे बनी रहेगी, बढ़ेगी, और हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। वार्म ब्लडेड होते हैं बर्ड और मैमल, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए ज़्यादा अगर प्योर ऑक्सीजन दी जाएगी, प्योर ऑक्सीजन होगी, मीन्स यहाँ पर अगर जितनी ज़्यादा क्लीन ऑक्सीजन होगी, प्योर ऑक्सीजन होगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह से जैसे आप बाइक वगैरह में प्योर फ्यूल, अगर प्योर अच्छा पेट्रोल डाल रहे हैं, प्योर पेट्रोल डाल रहे हैं, तो ठीक है, उसमें मिक्सिंग की गई है तो उसका इंजन जल्दी खराब होगा, काम करने की उसकी जो कैपेसिटी होगी वो घट जाएगी। इसी तरह से ह्यूमन बींग में अगर ऑक्सीजन शुद्ध मिल रही, शुद्ध हवा हम लोग ले रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसीलिए दोनों में सेपरेशन जरूरी है। जो 4 चैम्बर हैं दो सब अलग होने चाहिए, प्योर और इम्प्योर ब्लड अलग होने चाहिए, जिससे कि जो है यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़े। What are the differences between the transport of material in xylem and phloem? क्या डिफरेंस है, तो जाइलम में आप जानते हो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट होगा, जबकि फ्लोएम में फूड का। वाटर में जो ट्रांसपोर्ट होगा केवल अपवर्ड देख रहे हैं आप, नीचे से ऊपर की तरफ, जबकि फ्लोएम में दोनों तरफ मूवमेंट होगा, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जबकि जाइलम में यूनिडायरेक्शनल। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम अकर्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल फोर्सेस। यहाँ पर जो जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सिंपल फिजिकल फोर्सेस ही लग रहे हैं, जैसे ट्रांसफायरेशन पुल फोर्स। जबकि फ्लोएम में आप देखोगे तो फ्लोएम में
एक्टिव एनर्जी, एक्टिव प्रोसेस से फूड इंटर कर रहा है, या एनर्जी खर्च करके उस जो भी बना ग्लूकोज या मॉलिक्यूल फूड कार्बोहाइड्रेट जो बना फोटोसिंथेसिस में, वो सेल्स में एनर्जी खर्च करके एक्टिव प्रोसेस के थ्रू सेल्स में इंटर करेगा और उसी के पीछे पीछे वाटर भी इंटर कर जाएगा। इस तरह से वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और वो फिर नेक्स्ट सेल में जाएगा। Compare the function of alveoli in the lungs and nephron in the kidney with respect to their structure and function। तो यहाँ कंपेयर करना है तो एल्वेलाई बैलून लाइक है, जबकि नेफ्रॉन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। एल्वेलाई कहाँ पाई जाता है? लंग्स में, और नेफ्रॉन कहाँ होगा? किडनी में। The wall of alveoli are one cell thick and it contains an extensive network of blood capillaries। नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आप जानते हो अफ्रंट जो आ रही हैं, अफ्रंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल दोनों जहाँ पर मिलती हैं बॉमेंस कैप्सूल के अंदर, जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल, और उसके अंदर जो ये मिल रही हैं दोनों एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल, तो वहाँ पर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसको क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं क्लस्टर ऑफ वॉल्ड कैपिलरीज हैं। द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ कैपिलरीज। यहाँ O2 CO2 का एक्सचेंज होगा, जबकि यहाँ आप देखोगे किडनी में तो यहाँ आयंस और वाटर इनका एक्सचेंज हो रहा है, यूरिया, यूरिक एसिड, और ये तो फिल्टर हुए थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, उसके बाद जो आयंस हैं या वाटर हैं उनका एक्सचेंज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। तो आप जानते हैं मल्टीसेलुलर में इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो अंदर की सेल हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो अंदर तक ऑक्सीजन जा नहीं सकती है, जैसा कि प्लांट में होता है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो आप वहाँ पर कोई खास सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम लोगों में डिफ्यूजन नहीं सफिशिएंट होता, इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो कोई चीज़ जीवित है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो आप सिंपल जानते हो, उसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे मेन अगर बात करें तो उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म अगर उसका है, सर्वाइव कर रहा है, डेड नहीं है, तो वो लिविंग है, और प्रोटोप्लाज्म अगर उसका सूख गया है तो डेड माना जाएगा। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। रॉ मटेरियल ऑर्गेनिज्म कैसे यूज करते हैं? तो आप जानते हैं रॉ मटेरियल को कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल कोई ना कोई होना चाहिए, चाहे वो ऑटोट्रॉफ हो, चाहे कीमो ऑटोट्रॉफ हो, चाहे फोटो ऑटोट्रॉफ। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर आल्सो एंड कार्बन बेस्ड होंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर भी कुछ यूज करते हैं। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्वाइट वेरीड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म है वो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा रॉ मटेरियल वो यूज कर रहे हैं। जैसे प्लांट यूज करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं, उससे फूड बनाते हैं वाटर मिनरल से। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो एसेंशियल हैं लाइफ को मेंटेन करने में? तो आप जानते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप देखोगे कि फूड सिंथेसाइज होगा फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज CO2 एंड वाटर ऑटोट्रॉफिक में, जबकि हेटरोट्रॉफिक में वो फूड बना ही नहीं पाते हैं, डिपेंड होते हैं किस पर? ऑटोट्रॉफ पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, यहाँ कैसे फूड बना रहे हैं? इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जबकि हेटरोट्रॉफिक में क्लोरोफिल नहीं होता, दैट्स वाई दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। फूड इज जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग डे टाइम, यहाँ पर दिन में फूड बनेगा, जबकि आप देखोगे हेटरोट्रॉफिक में फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम। मीन्स यहाँ पर ये हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक बना बनाया खाना है तो चाहे जब खा सकते हैं, दिन में, रात में। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सभी प्लांट्स और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जैसे क्लोरोबियम वगैरह हैं तो यहाँ पर वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जबकि हेटरोट्रॉफिक में ऑल एनिमल्स और फंजाई आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कहाँ से प्लांट लेते हैं रॉ मटेरियल? तो आप जानते हो CO2 और वाटर ये लेंगे कहाँ से? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर मिनरल सॉयल से, और एनर्जी कहाँ से लेंगे? सनलाइट से।
व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक, क्या रोल है एसिड का हमारे स्टमक में। तो रोल ऑफ एसिड में अगर बात करें तो दो फंक्शन है यहाँ पर। इट किल्स जर्म्स, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखता है, जर्म्स को किल कर देगा। और दूसरा फंक्शन देखें तो मेंटेन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, पेप्सिनोजन को एक्टिव करेगा पेप्सिन में, जिससे कि वो प्रोटीन को ब्रेक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम के फंक्शन में आप देखिए तो जो भी फूड के सप्लीमेंट है, फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, उनको ये सिंपल फॉर्म में ब्रेक करेगा। कार्बोहाइड्रेट जैसे तो उसको मोनोसैकेराइड में, प्रोटीन है तो उसको अमीनो एसिड्स में, फैट है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करेगा। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम का काम होता है। प्रोटीन के लिए आप जनरली देखते हो पेप्सिन, ट्रिप्सिन है, और लिपिड के लिए या फैट के लिए लाइपेज है, वो चाहे स्टमक की बात करें तो गैस्ट्रिक लाइपेज, या इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइनल लाइपेज, पैंक्रियाज से निकलता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। और कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज टर्म यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए। तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू ऑब्जॉर्व डाइजेस्टेड फूड। तो इसके लिए आप सिंपली विलाई बताएंगे। विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और विलाई में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं डाइजेस्टेड फूड को, और उससे ब्लड में वो फूड पहुंच जाता है डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है वाटर में, तो इसलिए वाटर में ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जबकि एयर में है सफिशिएंट क्वांटिटी में। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है, और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उसमें आप देख रहे हैं उनके कंपेयर में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग रेट की, तो वो ज़्यादा होता है एक्वेटिक में, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम है। What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? ग्लूकोज किस तरह से ब्रेक होगा, क्या कौन कौन से पाथवे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आया है। तो पहले तो आप देखेंगे ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरुवेट में, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ये साइटोप्लाज्म में होगा, और ये पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ये 6 है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुवेट के। और पायरुवेट अगर एब्सेंट है ऑक्सीजन तो इथेनॉल का CO2 और एनर्जी रिलीज होगी, और ये कहाँ पर होगा, ईस्ट में देख रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप देखेंगे। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, कमी है ऑक्सीजन की, जैसा कि मसल्स में, हमारे एनिमल मसल्स में होता है हार्ड एक्सरसाइज के समय, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगी। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में आप पढ़ते हो क्रेब्स साइकिल जिसको कहते हैं, तब वो CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस तरह से 3 पाथवे में ब्रेक होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। ऑक्सीजन और CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये मैंने लेक्चर में आपको बताया है बिल्कुल डीप में। ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी हीमोग्लोबिन से बाइंड करके। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद द 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एंड CO2 ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में या डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में ये ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फिर वही आप एल्विलाई की बात बताएंगे। एल्विलाई आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर और इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कितना ये बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं एक लंग्स में 300 to 350 मिलियन एल्विलाई हैं, तो दोनों में 700 लगभग मिलियन एल्विलाई हो जाएंगे, और 80 मीटर स्क्वायर लगभग जो है यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। What are the component of the transport system in human being? What are the function of these component? तो फंक्शन और पूरा आपको यहाँ पर बताने हैं कंपोनेंट। तो हार्ट हो जाएगा, हार्ट क्या करता है, पंपिंग का काम करेगा, ब्लड को पंप करेगा। दूसरा यहाँ कंपोनेंट बात करें ब्लड, तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये सभी चीज़ों को जो भी
जरूरी चीज़ें हैं, फूड वगैरह, डाइजेस्टेड फूड है, उसको हर सेल तक पहुंचाएगा और हार्मफुल सब्सटेंसेस को एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाएगा। ब्लड वेसल्स की बात करें तो यहाँ आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज हैं। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज तीनों के बारे में मैंने लेक्चर में बात किया है। यहाँ पर ये तीनों क्या करेंगी, ये भी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगी। वेरियस ऑर्गन से हार्ट को ले जाएंगे और हार्ट से वेरियस ऑर्गन को ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammal and birds? तो ये हो चुका है क्वेश्चन। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और एफिशिएंसी या एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि मैमल्स और बर्ड्स दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, होम्योथर्मल हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, और इसके लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी ज़्यादा तब मिलेगी जब फ्यूल प्योर होगा, मीन्स प्योर और इम्प्योर ऑक्सीजन को यहाँ पर, ब्लड को प्योर और इम्प्योर ब्लड को यहाँ सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सेल्स को प्योर ऑक्सीजन मिल सके, प्योर ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन जा सके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स? प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, हाईली ऑर्गेनाइज मीन्स यहाँ एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट? तो ये एक्सप्लेन किया मैंने विद डायग्राम, लेक्चर में आप देख सकते हैं। जाइलम यहाँ हेल्प करेगा वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्ट में, और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा। यहाँ फोर्सेस जो लगेंगे, रूट प्रेशर, लेकिन वो बड़े प्लांट में नहीं काम कर पाएगा, ट्रांसपायरेशन पुल फोर्स भी लगेगा, तो इसको आप लेक्चर में और डीप में पढ़ सकते हैं। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट? फूड का ट्रांसपोर्ट भी मैंने अपने लेक्चर में आपको विद डायग्राम समझाया है। यहाँ एक्टिव एनर्जी का यूज करके किस तरह से फूड जो बन रहा है फोटोसिंथेसिस में सेल्स में एंटर करेगा, और तुरंत वाटर भी पीछे पीछे जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर फूड का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आप देखेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग की बात करें तो नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, ये बेसिक यूनिट है किडनी की, और इसमें आप देखेंगे हर एक किडनी में 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती हैं। और इसमें मेन कंपोनेंट की बात करें तो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस मीन्स नेटवर्क बना रही है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय आफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल। आफरेंट जो आ रही है इसमें और इफरेंट जो निकल रही है इधर से जा रही, पूरे ट्यूब्यूल्स पे रैप्ड है, तो आफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स जहाँ मिल रही हैं उसे बोलेंगे ग्लोमेरुलस, जो नेटवर्क बन रहा है कैपिलरीज का। तो ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, बोमेंस कैप्सूल है, एंड ए लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल, और एक लंबी सी रीनल ट्यूब्यूल आपको दिख रही है। इस लंबी सी रीनल ट्यूब्यूल में आप देखेंगे तो शुरुआत में जो कुंडली थे ये पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आई है डिसेंडिंग लिम्ब, और फिर ऊपर की तरफ जा रही एसेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग और एसेंडिंग लिम्ब ये मिलकर बनाती हैं क्या, हेनले लूप, ये लूप ऑफ हेनले बोला जाएगा। और उसके बाद आगे चलकर फिर ये कन्वोल्यूटेड हैं, कुंडलित हैं, इसको बोलेंगे डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मीन्स दूर है, ये इस पार्ट से कप से स्ट्रक्चर से दूर है, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये ओपन होगी कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में और भी नेफ्रॉन आकर ओपन होती हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन होगी कहाँ, यूरेटर में, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए बाहर यूरिन पास कर दिया जाएगा। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, लिखी हैं। द ब्लड इंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी व्हिच ब्रांचेज इनटू मेनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलस। द वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट बोमेंस कैप्सूल। हाँ, अब यूरिन फॉर्मेशन की बात करें अगर, तो यहाँ हाई प्रेशर के कारण यहाँ प्रेशर जनरेट होगा, अफरेंट ब्लड को ला रही है, इफरेंट ले जा रही है, लेकिन जो कैपिलरीज बन रही है वहाँ प्रेशर जनरेट होगा, और ब्लड फिल्टर होकर, ब्लड से फिल्टर होंगी चीज़ें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सब चीज़ें जो जरूरी हैं बॉडी के लिए वो भी फिल्टर हो जाती हैं, साल्ट वगैरह, इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ फिल्टर होती हैं, आरबीसी वगैरह नहीं फिल्टर होगा क्योंकि बड़ी साइज होती है। तो इस तरह से ये सब जो जरूरी चीज़ें थी वो भी चली गई ट्यूब्यूल में, तो फिर से इसको तो बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप को, जो ये फिल्ट्रेशन हुआ यहाँ बोमेंस कैप्सूल में। और उसके बाद फिर जो ये नेसेसरी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह, साल्ट वगैरह, इनको फिर से इस ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब किया जाता है। इस स्टेप को कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और लास्ट थर्ड स्टेप में जैसे ही ये आगे बढ़ेगा फिल्ट्रेट,
और डीसी टीम पहुंचेगा तो यहाँ पर सब कुछ चीज़ें जो भी हार्मफुल थिंग्स हैं या ज़्यादा वाटर है आयन से, उसको इसमें फिर से डाल दिया जाता है, इसमें सिक्रीट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं सिक्रीशन। तो 3 स्टेप में आप यूरिन फॉर्मेशन देखते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरी कहानी यहाँ इसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये भी लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको किस तरह से प्लांट एक्सक्रीट करते हैं। तो जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज हैं उनको अपने लीफ में वो डाल देंगे या स्टोर कर लेंगे वैक्यूल्स में, और उन वैक्यूल्स में जो पाई जा रही हैं ओल्ड लीफ में, या फिर गम या रेजिन के फॉर्म में ये रिलीज करते हैं, उसको एक्सक्रीट करते हैं, रिमूव करते हैं। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, किस तरह से यूरिन का अमाउंट रेगुलेट होता है, ये भी आइए देखते हैं। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी। तो किस अमाउंट में वाटर वहाँ प्रेजेंट है उसकी बॉडी में, ज़्यादा वाटर है तब तो यूरिन बनेगा, अगर वाटर की डिफिशियंसी है, वो कहीं ऐसी जगह पर है डिजर्ट में है तो वाटर कम है, तो वाटर वहाँ यूरिन भी कम बनेगा और कंसनट्रेट होगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, which is also known as पिट्रेसिन और वैसोप्रेसिन। ये यूरिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। अगर वाटर की कमी है तो ये निकल करके वाटर ट्यूब्यूल से और रीअब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि कंसंट्रेट हो जाएगा यूरिन, और अगर वाटर ज़्यादा है तो ये नहीं निकलेगा और यूरिन डाइल्यूट होगा। तो इस तरह से ADH बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन या अमाउंट ऑफ यूरिन को रेगुलेट करने में। तो इस तरह से आपका ये NCERT एक्सरसाइज पूरा फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।